प्रिय छात्रों, मैं दीपक सैनी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर सोशल स्टडी की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। छात्रों, आज हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर सोशल स्टडी का चैप्टर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर 4 में हम लोग पढ़ेंगे सामंतवाद कालीन भारत। इसमें मुख्य रूप से हम लोग पढ़ेंगे राजपूतों की उत्पत्ति, प्रमुख वंश, राजपूतकालीन सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति तथा चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न लास्ट में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया है राजपूत काल का अर्थ। राजपूत काल का अर्थ। राजपूत शब्द संस्कृत के राजपुत्र का अपभ्रंश है। सामान्यतः इसका अर्थ होता है राजा का पुत्र या शाही परिवार के किसी व्यक्ति का राजपुत्र। संभवतः प्राचीन काल में इस शब्द का प्रयोग किसी जाति के रूप में न करके राज परिवार के सदस्यों के लिए किया जाता था, पर हर्ष की मृत्यु के बाद राजपूत का या राजपुत्र शब्द का प्रयोग जाति के रूप में होने लगा। यानी प्रारंभ में इस शब्द का प्रयोग किसी राजा के पुत्र के रूप में होता था, यानी राजा का पुत्र। बाद में हर्ष की मृत्यु के बाद इस शब्द का प्रयोग एक जाति विशेष के रूप में प्रयोग होने लगा, अर्थात एक जाति बन गई राजपूत। आगे देखते हैं राजपूत की उत्पत्ति, यानी राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। इन राजपूत वंशों की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों के दो मत प्रचलित हैं। एक का मानना है कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी है, जबकि दूसरे का मानना है कि राजपूतों की उत्पत्ति भारतीय है। यानी राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर इतिहासकार एक मत नहीं है, फिर भी कुछ विद्वानों के अपने अपने मत हैं, जिनमें से एक पक्ष कहता है राजपूतों की उत्पत्ति विदेशों में हुई है, जबकि दूसरे का मानना है कि राजपूतों की उत्पत्ति भारतीय है। हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत जिन महान शक्तियों का उदय हुआ था, उनमें अधिकांश राजपूत वर्ग के अंतर्गत ही आते थे। एजेंट टोड ने 12वीं शताब्दी के उत्तर भारत के इतिहास को राजपूत काल कहा। यानी 12वीं शताब्दी के उत्तर भारत के इतिहास को टोड महोदय ने क्या कहा? राजपूत काल कहा। कुछ इतिहासकारों ने प्राचीन काल एवं मध्यकाल को संधि काल भी कहा है। इस काल के महत्वपूर्ण राजपूत वंशों में राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश, परमार वंश एवं गाढ़वाल वंश आते हैं। यहाँ एक सारणी दी है प्रमुख राजपूत राजपूत वंश प्रमुख, उनकी राजधानियाँ और संस्थापक। तो पहला राजपूत वंश है दिल्ली अजमेर के चौहान या चाहमान, राजधानी दिल्ली, संस्थापक वासुदेव। यानी चौहान वंश या चाहमान वंश की राजधानी दिल्ली थी और संस्थापक कौन था? वासुदेव था। अगला राजवंश है कन्नौज के प्रतिहार या परिहार। इनकी राजधानी अवंती पहले, बाद में कन्नौज थी। संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। अगला है मालवा के पवार या परमार। मालवा के पवार या परमार, राजधानी उज्जैन, धारानगरी, संस्थापक सी अक द्वितीय या श्रीहर्ष। अगला प्रमुख वंश है काठियावाड़ के चालुक्य या सोलंकी, राजधानी अहिलवाड़ा, संस्थापक मूलराज प्रथम। अगला है मालखंड के राष्ट्रकूट, राजधानी मालखंड
मान्यखेत। संस्थापक दंतिदुर्ग दंतिवर्मन द्वितीय। दंतिदुर्ग को दंतिवर्मन द्वितीय भी कहते हैं। अगला है जाजक मुक्ति के चंदेल। जाजक मुक्ति के चंदेल राजवंश है राजपूतों का। राजधानी खजुराहो, महोबा और कलिंजर थी। संस्थापक था नन्हुक चंदेला। संस्थापक कौन था? नन्हुक चंदेला। चंदेल वंश का संस्थापक नन्हुक चंदेला। कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ध्यान से देखिए और नोट भी कर लीजिए। अगला राजवंश है चेदी के कलचुरी या हया। चेदी के कलचुरी, राजधानी त्रिपुरी। संस्थापक कोक्कल प्रथम। अगला कन्नौज के गढ़वाल। कन्नौज के गढ़वाल या राठौर, राजधानी कन्नौज। संस्थापक चंद्रदेव। अगला राजवंश दोबारा रिपीट हो गया, कन्नौज के गढ़वाल अभी भी पढ़ा हम लोगों ने। राजधानी कन्नौज, संस्थापक चंद्रदेव। हरियाणा और दिल्ली के चारों ओर के तोमर, राजधानी ढिल्लिका। संस्थापक अनंगपाल सिंह तोमर। और लास्ट में मेवाड़ के गुही लोटा या सिसोदिया वंश, राजधानी चित्तौड़। संस्थापक बप्पा रावत हमीर। अब यहाँ प्रमुख राजवंश हैं, उनके बारे में कुछ डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। पहला राजवंश है चौहान वंश। वासुदेव को इस वंश का संस्थापक माना जाता है, यानी चौहान वंश का संस्थापक कौन है? वासुदेव। इसने अपनी राजधानी अजमेर के निकट सांक भरी में स्थापित की। चौहान शासक गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। 10वीं शताब्दी के आरंभ में वक्पतिराज प्रथम ने प्रतिहारों से अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। पृथ्वीराज के प्रथम पुत्र अजयराज 12वीं शताब्दी ने अजमेर नगर की स्थापना कर उसे अपने राज्य की राजधानी बना लिया। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है इसी चौहान वंश से, विग्रह राज चतुर्थ बीसलदेव इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। इसने तोमर राजाओं को पराजित करके दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। यानी चौहान या चाहमान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? विग्रहराज चतुर्थ बीसलदेव इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। इसने तोमर राजाओं को पराजित करके दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। अगला बिंदु है, यह विजेता होने के साथ साथ कवि और विद्वान भी था। विजेता होने के साथ साथ कवि और विद्वान भी था। इसने हेरिकेली नामक एक संस्कृत नाटक की रचना की। कौन से नाटक? हेरिकेली। इसके दरबार में ललित विग्रहराज का रचनाकार सोमदेव रहता था। ललित विग्रह का राज का रचनाकार सोमदेव रहता था। इस वंश का सर्वाधिक उल्लेखनीय शासक और ऐतिहासिक महत्व का शासक पृथ्वीराज तृतीय था। सर्वाधिक उल्लेखनीय शासक कौन था? चाहमान वंश का पृथ्वीराज तृतीय। और इतिहास के महत्व में भी इसका बहुत महत्व है, जिसकी चर्चा लोक कथाओं में भी मिलती है। पृथ्वीराज तृतीय 1178 ईस्वी में चौहान वंश का शासक बना। इसे राय पिथौरा भी कहा जाता है। तो राय पिथौरा किसे कहते हैं छात्रों? पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। चौहान वंश का शासक कब बना? 1178 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को पराजित कर भारत में मुस्लिम सत्ता का मार्ग प्रशस्त किया। तो यहाँ आप कह सकते हैं प्रश्न बनेगा, तराइन का प्रथम युद्ध
तराइन का युद्ध कब हुआ? प्रथम युद्ध 1191 और द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। पृथ्वीराज के दरबार में भयानक भट्ट, विद्यापति गौड़, पृथ्वी भट्ट, बागीश्वर तथा चंद्रबरदाई आदि विद्वान निवास करते थे। हम्मीर महाकाव्य में चौहान वंश के इतिहास और परंपराओं का विवरण मिलता है। पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक अपभ्रंश महाकाव्य और जयानक ने पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत काव्य की रचना की। तो प्रश्न यहाँ बनता है कि पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि कौन थे? तो चंद्रबरदाई थे। चंद्रबरदाई ने कौन सी किताब लिखी, पुस्तक लिखी? पृथ्वीराज रासो लिखी। पृथ्वीराज विजय नामक पुस्तक किसने लिखी? जयानक ने लिखी, जो संस्कृत भाषा में है। अगला क्वेश्चन है अगला वंश गुर्जर प्रतिहार वंश। कौन छात्रों? अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक महत्व प्रतिहार वंश था। सर्वाधिक महत्व किसका था? प्रतिहार वंश का था, जिन्हें गुर्जरों से संबद्ध होने के कारण गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है। परंपरा के अनुसार हरिवंश को गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है, लेकिन इस वंश का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। प्रतिहार वंश की प्राथमिक जानकारी पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख, बाण के हर्षचरित और हुएनसांग के विवरणों से प्राप्त होता है। प्रतिहारों का राज्य उत्तर भारत के व्यापक क्षेत्र में विस्तृत था। यह गंगा, यमुना, दोआब, पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा तथा पंजाब के क्षेत्रों तक फैला हुआ था। गढ़वाल वंश अगला प्रमुख राजवंश है राजपूतों का। प्रतिहार साम्राज्य के ध्वंसावशेषों पर जिन राजवंशों का उदय हुआ उनमें गढ़वाल वंश के शासक प्रमुख थे। चंद्रदेव के वाराणसी दानपत्र, मदनपाल का वाहसी अभिलेख तथा कुमार देवी के सारनाथ अभिलेख से गढ़वाल वंश की जानकारी मिलती है। चंद्रदेव को गढ़वाल वंश का संस्थापक माना जाता है। तो गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन है छात्रों? चंद्रदेव। इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। राजधानी कहाँ बनाया? कन्नौज को। गोविंद इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। कौन था छात्रों? गोविंद। इसने आधुनिक पश्चिम बिहार तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों को अपने अधीन कर कन्नौज के प्राचीन गौरव को पुनः स्थापित किया। इसने मुसलमानों को वार्षिक भुगतान करने के लिए तुरुस्क दंड नामक कर लगाया। मुसलमानों को वार्षिक भुगतान करने के लिए कौन सा कर लगाया? मुसलमानों के ऊपर तुरुस्क दंड वार्षिक कर। गोविंद चंद्र एक विद्वान शासक था। पृथ्वीराज रासो से इसके और चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय के संबंधों के बारे में पता चलता है। आख्यानों के अनुसार पृथ्वीराज ने जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। पृथ्वीराज तृतीय ने किसकी पुत्री का अपहरण कर लिया था? जयचंद की। नाम क्या था? संयोगिता। जयचंद के दरबार में प्रख्यात कश्मीरी विद्वान श्रीहर्ष निवास करते थे। तो यहाँ प्रश्न बनता है श्रीहर्ष कहाँ के विद्वान थे? तो कश्मीर के थे। किसके दरबार में रहते थे? जयचंद के, जिन्होंने नए सदचरित एवं खंडन खाद्य की रचना की।
हर्ष की प्रमुख पुस्तक कौन कौन सी? नए सदचरित एवं खंडन खाद्य। कश्मीरी विद्वान थे। जयचंद के तारावादी के युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय, तारावादी यहाँ पर तराइन होना चाहिए, के विरुद्ध मोहम्मद गौरी का साथ दिया था तथा बनारस वर्तमान वाराणसी को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। यहाँ पर छात्रों तराइन होगा, क्या होगा? तराइन। तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। अगला प्रमुख वंश है चालुक्य वंश, जो गुजरात में था। गुजरात का चालुक्य अथवा सोलंकी वंश अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों में से एक माने जाते हैं। इस वंश के शासक जैन धर्म के पोषक तथा संरक्षक थे, यानी चालुक्य वंश के शासक जैन धर्म को मानते थे, अनुयायी थे। इस वंश के इतिहास की जानकारी मुख्य रूप से जैन लेखकों के ग्रंथों से होती है। इन ग्रंथों में हेमचंद्र का नाम द्वास्यकाव्य, मेरुतुंगकृत प्रबंध, चिंतामणि, सोमेश्वर कृत, कीर्ति कौमुदी आदि का उल्लेख किया जा सकता है। गुजरात के चालुक्य वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। इसने गुजरात के एक बड़े भाग को जीतकर अहिलवाड़ को अपनी राजधानी बनाया। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? अहिलवाड़। भीम प्रथम 1022 से 1064 ईस्वी इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था छात्रों? भीम प्रथम। इसके शासनकाल में गुजरात पर महमूद गजनवी 1025 ईस्वी में आक्रमण कर सोमनाथ मंदिर को लूटा था। सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा? मोहम्मद गजनवी ने। कब? 1025 ईस्वी में। इसने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। इसके सामंत विमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा के मंदिर का निर्माण करवाया। सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और आबू पर्वत पर दिलवाड़ा मंदिर का भी निर्माण करवाया गया इसी वंश में। इस वंश के शासक जयसिंह द्वारा सिद्धराज ने मालवा के परमार शासक यशोवर्मन को युद्ध में पराजित कर अवंतीनाथ की उपाधि धारण की। जयसिंह शैव धर्म अनुयायी था। इसके दरबार में प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र सूरी निवास करते थे। कौन निवास करते थे? हेमचंद्र सूरी। कुमारपाल 1153 से 1171 ईस्वी इस वंश का महत्वाकांक्षी शासक था। हेमचंद्र ने इसे जैन धर्म में दीक्षित किया था, यानी दीक्षा दी थी। जैन परंपरा के अनुसार कुमारपाल ने अपने संपूर्ण साम्राज्य में पशु हत्या, मद्यपान एवं धृत कीड़ा पर प्रतिबंध लगा दिया। पशु हत्या, पशुओं को न मारना, मद्यपान, शराब पीना एवं धृत कीड़ा मतलब जुआ पर प्रतिबंध लगा दिया। मूलराज द्वितीय 1176 से 1178 ईस्वी में 1178 ईस्वी में आबू पर्वत के निकट मोहम्मद गौरी को हराया। किसने? मूलराज द्वितीय ने। अब छात्रों इस पाठ से संबंधित, चैप्टर संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप एक बार देख लेंगे और कॉपी में भी नोट कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? तो आंसर हो खजुराहो के मंदिर चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए। अगला क्वेश्चन है, नरसिंह प्रथम ने कौन सा मंदिर बनवाया? नरसिंह प्रथम ने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया।
चंदावर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच लड़ा गया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है छात्रों, आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी। अगला क्वेश्चन है, राजपूत काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? राजपूत काल के समय में आश्रमों, पाठशालाओं एवं विश्वविद्यालयों में शिक्षा दी जाती थी। इस समय नालंदा, विक्रमशिला, उज्जैनी, कन्नौज, काशी, धारानगरी प्रमुख शिक्षा केंद्र थे। एक बार फिर से ध्यान से देख लेंगे छात्रों, राजपूत काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? तो नालंदा था, विक्रमशिला था, उज्जैनी, कन्नौज, काशी, धारानगरी प्रमुख शिक्षा के केंद्र थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में राजपूतों के राजनीतिक महत्व का उल्लेख कीजिए। राजपूतों के राजनीतिक महत्व का उल्लेख। उत्तरी भारत में राजपूत नामक क्षत्रिय वर्ग उदय हुआ। परमार, चौहान, चंदेल, प्रतिहार और गहरवाल आदि अग्निकुंड से निकले क्षत्रिय माने गए हैं। इनमें परस्पर झूठी शान प्रतिष्ठा और प्रभुत्व के लिए युद्ध होते रहते थे। किस लिए? झूठी शान प्रतिष्ठा और प्रभुत्व के लिए। इनमें पारस्परिक एकता नहीं थी, ये एक दूसरे को झुकाने के लिए युद्ध करते थे। बड़े केंद्रीय शासन का अभाव था। स्थानीय मुद्दे, स्थानीय सोच, स्थानीय भाषा आदि प्रबल हो गई। लोगों की सोच संकुचित हो चली। अगला क्वेश्चन है, राजपूत कालीन सामाजिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। ब्राह्मणों का समाज में उच्च स्थान था। राजपूत साहसी, स्वाभिमानी और आतिथ्य भाव वाले वीर योद्धा थे। धनी लोग कीमती वस्त्र आभूषण पहनते थे। बाल विवाह और सती प्रथा का प्रचलन हो गया था। विधवा विवाह वर्जित था। स्त्रियों की स्थिति निम्न थी। वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई थी। लोगों का मानसिक दृष्टिकोण संकुचित हो चला था। लोगों की सोच संकुचित हो गई थी। छात्रों, ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। इस चैप्टर में आप लोगों ने राजपूत संबंधित विभिन्न वंश, राजपूतों का उदय एवं संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े। अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, पढ़ाई करते रहें, कॉपी में अवश्य नोट कर लें। अगला चैप्टर हम अगली क्लास में लेकर आपके बीच आएंगे। धन्यवाद।